हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किसी पार्टिकल या तो बॉडी के लिए उसके चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस की बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने 5-6 से अलग अलग डिफरेंसेस को देखा था। तो चलिए उसे फास्ट रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव या तो न्यूट्रल हो सकता है, जबकि मास ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ओके। फिर बात की थी कि भाई चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन लॉ पॉसिबल है, मास के लिए ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं गया। ठीक है, मास क्वांटाइज और नॉन क्वांटाइज दोनों हो सकता है। ओके, फिर तीसरी बात हमने की थी भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने बनाया हुआ है, जबकि मास का कंजर्वेशन हर बार होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन्स लॉ जब क्या करेगा भाई, बॉडी मूवमेंट करेगा या तो उसकी वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो एज पर द इक्वेशन m = m0 अपॉन 1 अंडर रूट 1 v²/c², उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसके मास का कंजर्वेशन नहीं होगा। ओके, फिर हमने बात की थी नेक्स्ट कि मास के लिए ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा भाई, ग्रेविटेशन। कि किसी भी मास के बीच में कभी भी रिपल्जन नहीं हो सकता, ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, जबकि चार्जिस में एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों पॉसिबल है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई चार्ज है वो कंपल्सरी उसके पास मास होगा ही, मतलब कि मास लेस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सामने की ओर चार्ज लेस मास इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन हैव मास, न्यूट्रॉन हैज मास, न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, तो वो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि चार्जिंग प्रोसेस की, चार्जिंग कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 3 प्रोसेस थी। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि आप लोग किसी बॉडी को अदर बॉडी के साथ रब करके उसे चार्जिंग कर सकते हो, जहाँ पे क्या होगा भाई, दोनों बॉडी का ध्यान रखना, दोनों बॉडी का चार्ज एज वेल एज मास दोनों में चेंज होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें आप लोग खास ध्यान रखना भाई कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे, चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। तो ये एक ही ऐसी मेथड है जहाँ पे चार्ज इंड्यूस होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो उसलिए आपको पूछा जाए भाई कि ऐसी कौन सी मेथड है जहाँ पे आफ्टर चार्जिंग उनके मासिस में चेंज नहीं होगा, तो क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए मास में चेंज नहीं होगा। ओके ओके, फिर इंडक्शन के अंदर हम लोगों ने उसका एक इक्वेशन बनाया था, आपको याद ही होगा कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा इज इक्वल टू Q × 1-1/k, जहाँ पे k क्या था भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, ओके। चलिए फिर हम लोगों ने बात की थी थर्ड मेथड की, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहाँ पे आप लोग 2 स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करते हो। तो वहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी कि अगर उन दोनों की रेडियस, उन दोनों का डायमेंशन सेम बताया जाए, ठीक है, तो उन दोनों में कितना मास डिवाइड होगा, σq/2। सिग्मा क्यू का मतलब क्या होगा, उसका एल्जेब्रिक सम। पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो दोनों आपको लेना है। मैंने आपको खास एडवाइस दी थी। ओके, और अगर इन दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग क्या करोगे भाई, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करोगे, Q × R1/R1 + R2, और Q2 = क्या होगा, Q × R2/R1 + R2। यहाँ पे भी मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि ध्यान रखना भाई, डायरेक्ट इक्वेशन से आपको ये अप्लाई करना नहीं आएगा। कैपिटल Q क्या होगा, Q1 + Q2, लेकिन उनका पुराना चार्ज बिफोर चार्जिंग जो आपको चार्ज दिया जाए भाई, ठीक है, वो चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल बिफोर चार्जिंग आपको इसका 20 कूलम दिया जाए, उसका 30 कूलम दिया जाए, तो 20 + 30 50 कूलम आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई करना है। फिर आप लोग R1 R2 अप्लाई करोगे तो आपको उनका आफ्टर चार्जिंग वाला चार्ज मिलेगा जो Q1 और Q2 होगा, तो वो आप लोग ध्यान रखना। ओके, इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि F = क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन बताइए, स्मॉल k Q1 Q2/R²। फिर हमने बात की थी कि अगर मीडियम आप लोग रखोगे k वाला तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा भाई, जितना था उससे डिवाइड बाय
के हो जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि भाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल, हर एक चीज़ पूछी जाए तो वो डिवाइड बाय के होगी। एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई बाय के होगी, कौन सी? कैपेसिटेंस, जो हम लोग उस टाइम भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि भाई अगर उनके बीच में टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो उसका फोर्स का इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट आर माइनस टी प्लस टी रूट के होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, जो आपको आज काम आएगा फिर से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग से फोर्स लेके उनका सुपरपोजिशन मतलब कि उनका एल्जेब्रिक या तो वेक्टर सम करना है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था 4 हम लोगों ने अलग अलग एमसीक्यूज को सोल्व किए थे, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आज के लेक्चर में और इलेक्ट्रिक फोर्स वाले दोनों में कंसेप्ट में काम आएंगे। कौन से भाई? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका इक्वेशन था F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, जहाँ पे cos थीटा क्या होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल होगा। फिर हम लोगों ने 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री लेके ट्राई किया था कि कितना आंसर आता है, ठीक है। तो वो मेथड आप याद रखना है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम भी मेथड है। ओके, चलिए भाई, तो इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या बात की भाई, आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, नाम वैसा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि भाई वाई वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कई सारे उसके रीजन है। सिंपल सी बात है भाई, किसी चार्ज को आप लोग एक जगह पे रखोगे तो ऑब्वियसली वो चार्ज क्या करेगा भाई, शांति से नहीं बैठेगा, मतलब कि वो अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ऐसी कोई इफेक्ट छोड़ेगा जिससे क्या होगा कि उसके एरिया में कोई आएगा तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, या तो रिपल्जन और या तो वो क्या करेगा, उस पर एट्रैक्शन करेगा। तो बस जो उसका एरिया है जिसमें वो कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कि वहाँ पे कोई चार्ज आएगा तो वो अपना कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे डिफाइन करने के लिए, उससे मेजर करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की क्वांटिटी को बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू। It is the effect produced by charge around it, उसके आसपास, ठीक है। It is the effect produced by charge around it in which other charges will experience force, ठीक है। कि उसके एरिया में कोई आएगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा भाई, शांति से नहीं बैठेगा, वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज वो अपनी जो इफेक्ट है उसे बताएगा कि भाई मेरे पास कुछ ना कुछ फील्ड है, और जितना फील्ड होगा उतना क्या करेगा, वो ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करेगा। तो चलिए, ये तो क्या हुई इसकी थियोरिटिकल बात हुई ना। अब सेम हम लोग दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे मैथमेटिकली, जो आपको इक्वेशन में काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आप लोगों को एक बेसिक फिगर सबसे पहले स्टडी करना होगा। यू कैन सी यहाँ पे x, यहाँ पे y होगा। ओके, चलिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं अगर एक चार्ज रखूँगा, ठीक है, चार्ज Q, तो जैसे हमने बात की वैसे वो क्या करेगा, अपने आसपास चारों ओर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर किया जाए, सही है ना, कैसे इसे मेजर किया जाए। तो चलो, एक ही रास्ता है कि आप लोग क्या करो भाई, किसी एक टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में, ठीक है, आप लोग ले आइए। तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, ये जो हमारा Q वाला चार्ज होगा, ये Q वाला चार्ज, ठीक है, वो उस पर कुछ ना कुछ अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो वो कितनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर रिपल्जन कर रहा है, उस पर अट्रैक्शन कर रहा है, कितना रिपल्जन कर रहा है, कितना अट्रैक्शन कर रहा है, फिर उसके डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, वो हर एक चीज़ जो आप लोगों को अभी पता है,
या तो आप लोगों ने जो स्टडी किया है भाई वो उस टाइम थोड़ी ना पता था, तो उस टाइम की बात हो रही है जब ये सब इन्वेंशन हुआ, तो तब उन लोगों ने क्या किया भाई, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लिया इसका टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, टेस्ट चार्ज। रेडी। तो बस इसके ऊपर से ही हम लोगों को सेकंड डेफिनेशन बनानी है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। क्या होगा देखो, it is the electric force experienced पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भाई मैं आपको खास एडवाइस दे दूं, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड स्टडी करो, एक खास एडवाइस ध्यान रखना भाई कि वहाँ पे आप लोगों को उसकी डायरेक्शन, ठीक है, चेक करने के लिए कितना फोर्स कौन सी ओर लग रहा है, उसे चेक करने के लिए मेरे भाई ऑलवेज एक तो टेस्ट चार्ज आपको वहाँ पे गेस करना होगा, रखना नहीं है, सिर्फ गेस करना होगा। और वो टेस्ट चार्ज आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लेना होगा। आप लोग नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग अपने चैप्टर में एमसीक्यू सोल्व करने में हर एक जगह पे उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, याद रखना, पॉजिटिव ही गेस करेंगे। ओके, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट। यूनिट मतलब क्या होगा, वो क्वांटिटी नीचे की ओर आएगी डिनोमिनेटर में, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलिए हो गया इसका सेकंड डेफिनेशन। जो मैं एडवाइस दूँ खास ध्यान रखना भाई, हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही गेस करेंगे, और कैसा काम आएगा वो मैं आपको हर एक बार याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर से हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे ना। क्या होगा बताइए इक्वेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने क्या लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, एंड फोर्स एक्सपीरियंस वो कहाँ पे आएगा भाई, ऊपर की ओर। सो F अपॉन Q, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन। वेयर, अब ध्यान रखना भाई, वेयर Q0 शुड बी नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। Q0 मतलब कि ये जो टेस्ट चार्ज आप लोग एज्यूम कर रहे हो भाई, जिसे आप लोग गेस कर रहे हो, वो एकदम 0 की नज़दीक होना चाहिए। क्यों, उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। कि जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसका टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ टेस्टर चाहिए होगा ना। टेस्टर मतलब कोई चार्ज, तो जो चार्ज हमारे मेन चार्ज को टेस्ट कर रहा है भाई, वो इसके अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, जिससे क्या होगा कि इसका आप लोग पूरा इफेक्ट, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फोर्स अच्छी तरह से डिफाइन कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आप लोग केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो, 11th में फिजिक्स में भी स्टडी करते हो कि आप लोगों को किसी बॉडी का हीट अच्छी तरह से मेजर करना हो, तो आप लोग क्या करते हो बताइए, उस बॉडी को पूरा आइसोलेट करते हो ना। आइसोलेट मतलब कि उसका अंदर का हीट बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग अच्छी तरह से उसका एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो सेम आप लोग जो टेस्ट चार्ज रख रहे हो, ठीक है, उसका चार्ज हो सके उतना कम होना चाहिए। और हो सके उतना कम मतलब मिनिमम चार्ज यूनिवर्स में कितना है बताइए, जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, तो उतना तो मिनिमम रखना ही होगा। उससे कम या तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और 0 रखोगे तो वो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं करेगा, तो आपका टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो चलो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया ना कि सो it do not affect द मेन चार्ज। हमारे मेन चार्ज को कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए। द मेन चार्ज एन इस इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज आप लोग जिसका फील्ड मेजर कर रहे हो भाई, उसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो ही आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरह से मेजर कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको एकदम देसी काठियावाड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों ने किचन में कोई रेसिपी बनाई, ठीक है, अच्छी तरह से आपने, तो सिंपल सी बात है, आप भले ही कितना उसके बारे में बताओगे भाई मैंने बहुत अच्छा बनाया ऐसा तैसा, लेकिन वो अच्छा कब होगा भाई, तो कोई और बताए टेस्ट करके कि नहीं ये अच्छा है, ठीक है। हमको तो हमारा बनाया हुआ अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। तो सेम आपने किसी पर्सन को टेस्ट के लिए बुलाया, तो टेस्ट का मतलब क्या होता है समझ में आता है ना भाई। आप लोग क्या बोलोगे उसे कि भाई तुझे खाना नहीं है, सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है भाई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ टेस्ट करेगा, जिससे
वो उस तरह से टेस्ट करेगा जिससे आपकी रेसिपी में कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी रेसिपी को, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही क्या होगा भाई कि आपकी रेसिपी का अच्छी तरह से टेस्टिंग हो पाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या बोलोगे भाई कि जितना हो सके उतना कम क्वांटिटी में टेस्ट करना, जिससे उससे कुछ फर्क ना पड़े और उसका वैल्यू ऐसा ही रहे। तो सेम चीज़ वहाँ पे होगी भाई कि ये टेस्ट चार्ज जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए भाई, कम और नियर इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा जो मेन चार्ज है उसे कुछ फर्क ना पड़े और आप लोग अच्छी तरह से टेस्टिंग भी कर पाओ, ठीक है। तो चलिए अब जहाँ पे थे हम लोग वहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। मतलब अगर आपको इसका यूनिट पूछा जाए, यू कैन सी, ठीक है, अगर आपको इसका यूनिट पूछा जाए तो क्या आएगा बताइए, न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। फिर हमारी वेद वाली शॉर्टकट याद कीजिए, वेद, V इज इक्वल टू ई डी, तो E इज इक्वल टू क्या होगा V/D। सो उसका दूसरा यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और एक यूनिट की बात करें, वर्क W इज इक्वल टू Q इंटू वी, वर्क W इज इक्वल टू Q इंटू वी, तो V को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा W/Q। तो और एक तीसरा यूनिट बनेगा जूल, वोल्ट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वोल्ट पर कूलम, और मीटर तो भी आएगा ही, जूल पर कूलम मीटर। और इसके मुताबिक आप लोग इसका MLT भी बना सकते हो, कैसे, न्यूटन का क्या होगा MLT, m1 L1T-2 अपॉन कूलम का क्या होगा A1T1, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा m1 L1T-3 A-1, ये हो गया इसका MLT इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इस इक्वेशन पे भी आप लोग बना सकते हो, हर एक इक्वेशन में से सेम आंसर आएगा। ओके चलो, तो ये हो गया पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक और इसका इक्वेशन। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन याद रखेंगे मेरे भाई, F को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो F को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू Q, सही है ना भाई। ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना था, इसलिए इस इक्वेशन से डिफाइन किया हुआ है, बिकॉज ये इसका बेसिक इक्वेशन था। हम लोग मैथमेटिकली MCQs के अंदर कौन सा इक्वेशन याद रखेंगे, इससे नहीं, F को सब्जेक्ट बना के इसे याद रखेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो यही हमको याद होगा, F इज इक्वल टू Q ही। तो ये भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, कि ध्यान रखना। ओके चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। चलिए अब मैंने अभी रिवाइज करवाया था, वो काम आ गया, मैंने बताया था ना भाई कि कूलम्स लॉ में जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी किया था वही आपको यहाँ पे काम आएगा, तो अब आपका काम बच जाएगा। हम लोग लेंथी मेथड से नहीं, हम लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ेंगे, तो आपका दोनों काम हो जाए, इसके बारे में पता भी चल जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसका हम लोग बेसिक फिगर ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होगा बताइए, यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे भाई, हमारा एक मेन चार्ज होगा Q, सेम यहाँ से चलो हम लोग बात को शुरू करें, यहाँ से कोई एक चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल Q1। चलिए यहाँ पे होगा कोई एक चार्ज Q2। चलो तो यहाँ से ओरिजिन से क्या होगा बताइए, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2। ओके, सेम इस तरह से अगर n चार्जेस होंगे, ठीक है, Q ऑफ n जिसका पोजीशन वेक्टर होगा R ऑफ n। और अगर हम लोग इन सभी का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को कंपलसरी क्या करना होगा भाई, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को डिफाइन करना होगा जिसका यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा R। चलिए जिसको हम बताएंगे भाई Q0 और Q0 यू कैन से, ठीक है। तो चलो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बताइए। तो हम लोगों को जो फोर्स वाला इक्वेशन मिला था भाई वही आपको काम आएगा, याद कीजिए। फोर्स के लिए क्या इक्वेशन था वही आपको काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, F अपॉन Q नॉट। चलिए अब याद कीजिए F के लिए हमें ऑलराउंडर इक्वेशन क्या मिला था, ऑलराउंडर इक्वेशन मैं 1/Q0 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, चलो F के लिए हमें क्या मिला था याद कीजिए, सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, सही है ना भाई। फिर K एच पर कूलम्स लो K, फिर Q1 Q2 याद कीजिए। अब हर एक बार Q1 Q2 Q3 चेंज होगा,
लेकिन जो हमारा दूसरा चार्ज है वो तो टेस्ट चार्ज हर एक के लिए सेम रहेगा, बिकॉज इसी चार्ज की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यू नॉट का तो हर एक के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्यू ऑफ आई इंटू क्यू ऑफ नॉट। ठीक है ना, हर एक में क्यू नॉट तो आएगा ही, Q1 के साथ Q नॉट, फिर Q2 के साथ Q नॉट, Q3 के साथ Q नॉट, अप टू Qn के साथ Q नॉट अपॉन, चलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, R माइनस आर आई। आर पोजिशन वेक्टर किसका है, हमारी टेस्ट चार्ज का, जो तो क्या रहेगा हर एक में सेम ही रहेगा, माइनस बाजू का वेक्टर क्या होगा, हर एक बार चेंज होगा, जिसे हम बताएंगे R ऑफ आई इंटू क्यू। हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको ये लिखवाया था ना, बाजू में क्या है, अभी वेक्टर आएगा ना भाई, भूलना मत। ठीक है, चलिए हो गया आपका काम कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताइए। सो E इज इक्वल टू, आप लोग क्लियरली देख सकते हो ना कि यहाँ पे क्यू नोट एक कट हो जाएगा, बाकी का सब सेम रहेगा, तो के बाहर निकल जाएगा, इन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, क्या बचेगा भाई, Q1 अपॉन R माइनस आर आई वैक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब इन ब्रैकेट R माइनस आर आई वैक्टर। ठीक है, चलिए भाई, तो देखो आप 2 ही मिनट में आपका काम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फोर्स का इक्वेशन बनाया था, उसी में से मैंने इस इक्वेशन का यूज करके मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलराउंडर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखा दिया। ठीक है, अब इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर सेम आप लोग याद रखना, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो जितने सम्स फोर्स के लिए बनेंगे भाई, सेम सम्स आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, खास ध्यान रखना, वहाँ पे भी आप लोगों को 2 चार्जेस 3 या तो 4 चार्जेस के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो आप लोग जब उसका वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो आप लोगों को कंपलसरी वहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट में आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम काम आएगा। दूसरी बात, आपको पूछा जाए भाई कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो याद करना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स में भी बताया था, ये ध्यान रखना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत काम आएगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो याद कीजिए, जहाँ पे मैं आपको इसके 2 रीजन दे रहा हूँ, देखो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ कि हमारा टेस्ट चार्ज और जिस चार्ज की मदद से आप लोग क्या कर रहे हो भाई, जिस चार्ज का आप लोग फील्ड मेजर कर रहे हो, उन दोनों को जो लाइन कनेक्ट करेगी भाई, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप लोग क्या बोल सकते हो बताइए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी भाई, उसी लाइन के अलोंग में उसकी डायरेक्शन होगी। याद रखना, आपको नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले कंसेप्ट में भी काम आएगा। ओके, चलिए भाई, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, now we will discuss electric field due to, now we will discuss electric field due to point charge, कि भाई कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था सेम चीज। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा भाई, एक दूसरा टेस्ट चार्ज देना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा भाई, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी भाई, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, तो चलो, इसका वेक्टर कितना होगा, फॉर एग्जांपल आर वेक्टर। ठीक है, ओके, चलो, तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे भाई, क्या होगा बताइए, फोर्स के इक्वेशन के ऊपर से हम लोगों को बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने बात की थी ना भाई, F अपॉन क्यू नॉट, काम आ गया आपको फिर से।
चलो F कितना होगा क्लियरली दिख रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस K इंटू कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन क्या आएगा भाई, भूलना मत, Q नोट आएगा ना। ओके चलो Q नोट आप लोग नीचे रखोगे क्या हो जाएगा बताइए, Q नोट कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा K कैपिटल Q बाय R स्क्वेयर, ठीक है, K कैपिटल Q बाय R स्क्वेयर। ये बन गया आपका मोस्ट टाइप इक्वेशन, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टेस्ट चार्ज यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, टेस्ट चार्ज हर बार कट हो रहा है, उसका मतलब कि उसकी जो इफेक्ट है भाई वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे या तो हमारे इस चार्ज पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर से भाई दो मोस्ट टाइप की ग्राफ की अगर बात करें तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/r स्क्वेयर के साथ रिलेट कर रहा है, मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। रेडी, यहाँ पे आपको दिया जाए भाई डिस्टेंस r, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो खास ध्यान रखना इसका ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा ना भाई, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो भाई उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब खास ध्यान रखना आपको इस तरह से अगर ग्राफ दिया जाए, आपको इस तरह से अगर ग्राफ दिया जाए E अगेंस्ट 1/r स्क्वेयर, ठीक है, आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाए तो चलो आप लोग मन में क्या गेस करोगे कि 1/r स्क्वेयर इज इक्वल टू हम लोग x गेस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताइए, इज प्रोपोर्शनल टू x, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई तो उसका ग्राफ क्या मिलेगा, याद कीजिए स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर मिलेगा ना। तो अगर इस तरह से आपको क्वांटिटी दी जाए, ध्यान रखना भाई, तो उसका ग्राफ आएगा इस तरह से लीनियर स्ट्रेट ग्राफ आएगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एकदम नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रीली फॉलिंग ऑफ चार्ज। सॉरी डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में काम आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली एमसीक्यू के अंदर कि किसी चार्ज को फ्रीली फॉल किया जाए तो क्या होगा, ध्यान रखना भाई, दोनों के लिए प्रूफ तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इस तरफ हम लोग अगर बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन और सामने की ओर अगर हम लोग बात करें फॉर प्रोटॉन। चलिए भाई, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन को फ्रीली फॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रखना होगा बताइए, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे और नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, फॉल कब करेगा, जब नीचे आप लोग कंपलसरी क्या रखोगे, सोचिए पॉजिटिव रखोगे, ऊपर नेगेटिव रखोगे तो ही, क्यों भाई, तो इसका फील्ड क्या आएगा बताइए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा ना, ठीक है। अब जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को रखोगे यहाँ पे, देखो आप लोग, तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा भाई, वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, और वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई वो डिस्टेंस आपको पूछा जाए, या तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पूछा जाए, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे। दूसरी बात कि यहाँ पे भाई इन दोनों केसेस के अंदर ध्यान रखना भाई, हम लोगों ने ग्रेविटेशन फ्री लिया हुआ है, ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं है उसकी बात की हुई, अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो उसे भी आप लोगों को ऐड करना होगा, खास ध्यान रखना, ठीक है, तो उसे भी आप लोगों को ऐड करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन की इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया या तो लिया ही नहीं है, ठीक है, कि ग्रेविटेशन नहीं होगा वहाँ पे, मतलब कि वैक्यूम के अंदर हम लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसा सोच के आप लोगों को चलना है। चलिए, तो सेम चीज़ हम लोग सामने की ओर ड्रॉ करें प्रोटॉन के लिए, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन कब नीचे की ओर आएगा बताइए, जब उसके लिए नीचे नेगेटिव होगा और ऊपर पॉजिटिव होगा, मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा भाई, नीचे की ओर होगा, तो ही सही है ना। ओके, इसके अंदर आप लोग अगर प्रोटॉन को रखो तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, ऊपर वाले चार्जेस उसे
रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो उसके लिए भी डिस्टेंस डी सेम होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सम पूछा जाए तो क्या करोगे, ध्यान रखना भाई खास, ठीक है। चलिए भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक्सलेशन पूछा जा सकता है, कितनी सारी क्वांटिटीज पूछी जा सकती है, एक्सलेशन या तो डिस्टेंस कवर्ड या तो उसका टाइम पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, देखो एक F इज इक्वल टू एम है। हाँ, अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, एम जी लिख सकते हो, ठीक है, एम जी, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। और दूसरा क्या आएगा, जो अभी हमने स्टडी किया ना भाई, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, सही है। तो चलो भाई, ए को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, क्यू इंटू ई बाई एम मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया आपको एक्सलेशन। चलिए, अब आपको डिस्टेंस की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, रेडी। सो डी इज इक्वल, चलिए इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग जीरो ले लें, ये जीरो हो जाएगा प्लस हाफ। चलो, एक ही जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब हम लोग अगर टाइम को सब्जेक्ट बनाए तो 2m कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर देखो, 2dm अपॉन क्या आएगा भाई, q इंटू ई इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वेयर। सो फाइनली t इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम अंडर रूट 2dm अपॉन क्यू ई। चलो, अब आप लोग खास ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। आपको इस केस में कितनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, देखो आपको डेटा दिया जाए, फिर आपको मास पूछा जाए या तो डिस्टेंस पूछा जाए, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए या तो टाइम पूछा जाए। दूसरी बात, आपको डायरेक्टली थियोरेटिकल रिलेशन पूछा जाए कि भाई इस केस के अंदर टी कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, किसका टाइम ज़्यादा लगेगा, किसका कम लगेगा। तो आप ही सोचिए भाई, यहाँ पे देखना दोनों में मास अलग आएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए टाइम सेम नहीं रहेगा मेरे भाई, प्रोटॉन का मास अलग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा भाई, अलग होगा। तो वो आप लोग खास ध्यान रखना, उसके मुताबिक आप लोगों को यहाँ पे मास को, उसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। चलिए, और एक आप लोग रिलेशन बना सकते हैं, और एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जो आपको काम आएगा, सही है। यस, यहाँ से चलो भाई, यहाँ पे क्या था बताइए, A इज इक्वल टू, या तो हम लोग डायरेक्टली एफ वाला इक्वेशन ही लिखेंगे। चलो, F इज इक्वल टू क्या है बताइए, एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है ना, ओके कोई बात नहीं। चलो, F इज इक्वल टू एम ए, क्या मैं Q की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ इस तरह से, मतलब ऐसा कुछ केस दिया जाए तो आपको ये काम आएगा। मैं अलग अलग केस की बात कर रहा हूँ, हर एक अलग पॉसिबिलिटी की। अब E की जगह पे क्या दिया जाए, सोचिए, हमारा वेद वाला शॉर्टकट वेद, V इज इक्वल टू ई डी, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई डी, ठीक है, V बाई डी। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज और डिस्टेंस की बात भी की जाए और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चार्जेस या तो अलग कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको ये टेक्निक भी काम आएगी, ठीक है। तो चलो, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, रेडी। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हुई होगा कि वाई वी आर स्टडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है भाई, जितनी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करोगे उतने आपको उसके फायदे दिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया हुआ है, वो सही में फील्ड लाइन जैसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इमेजनरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, सही है, तो ही क्या होगा, उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना। सेम चीज़ आप लोग मैग्नेट के लिए भी सोच सकते हो कि मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो है ही भाई, इट इज़ रियल थिंग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने बनाई हुई है हमारी सुविधा के लिए। कौन सी सुविधा भाई, तो जिसमें आप लोग 7 से 8 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो उसमें क्या पता चलेगा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर होंगी तो क्या होगा, फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसमें कितना फोर्स लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे फोर्स कम लगेगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग उसकी मदद से बता सकते हो। सेम चीज़ याद करो भाई, फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट आप लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नहीं, और थोड़ा दिमाग चलाइए। फील्ड लाइन वाला कंसेप्ट मिनिमम आप लोगों ने 3 जगह पे पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में, यहाँ पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग फिर से स्टडी करोगे, और लास्ट आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था भाई 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 10, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप लोग याद करो, आप लोग फ्लूइड के लिए उसकी फ्लो लाइन्स स्टडी किया था। फ्लो लाइन्स के अंदर याद कीजिए, वो फ्लो लाइन्स थोड़ी ना आपको पानी में दिखेंगी, लेकिन उससे आप लोग क्यों गेस कर रहे हो, तो भाई उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करके बताने के लिए कि यहाँ पे ये हो रहा है। याद कीजिए, वहाँ पे आप लोग बताते थे कि जहाँ पे फ्लो लाइन्स एकदम नज़दीक थी, तो वहाँ पे आप लोग बोलते थे कि वहाँ पे फ्लूइड का फ्लो, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फ्लो लाइन्स एक दूसरे से दूर थी, वहाँ पे आप लोग बोलते थे कि भाई वहाँ पे उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। उसके अलावा आप लोगों ने कई सारी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे देखी थी, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है, आपको याद हो तो चलो वही कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है यहाँ पे भी अप्लाई होती है, और वही कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई होती है। मतलब सभी नहीं, लेकिन कई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है भाई जो मिलती जुलती होंगी, ठीक है। तो उसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये फील्ड लाइन्स हम लोगों ने गेस की हुई है, क्यों, अपनी सुविधा के लिए, कि जिसे ड्रॉ करके हम लोग कुछ ना कुछ उस पे से अच्छी तरह से कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ, चलिए, तो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा भाई, कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड कम है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना भाई, वो आप लोग मैग्नेटिक के लिए क्या बोलोगे, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। सेम चीज़ आप लोग सोचिए, फ्लो लाइन्स के लिए क्या बोलोगे, वाटर के लिए या तो फ्लूइड के लिए, कि यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। सोच लीजिए आप, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना, सिर्फ मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप लोग इसके ऊपर से 3 चीज़ें बता रहे हो, ठीक है। फील्ड मैग्नेट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एज वेल एज फ्लूइड के फ्लो के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तीनों में सेम रहा ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कि ये सब चीज़ें हमने बनाई हुई हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें भाई, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will start from positive charge and to नेगेटिव चार्ज। रेडी, और पॉजिटिव चार्ज में से निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगी भाई, वो एंड हो जाएगी, ठीक है, एंड इट विल एंड टू नेगेटिव चार्ज। तो चलो इसका हम ड्राइंग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, तो हमने क्या बताया, उसमें से वो बाहर क्यों निकलेंगी, ठीक है। ओके, इस तरह से यू कैन सी। चलिए भाई, ये एरोस क्या बता रहे हैं आप लोग देख सकते हो भाई, कि नेक्स्ट मैंने एरोस थोड़ा छोटा वाला ड्रॉ किया। उसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है भाई, डिस्टेंस के साथ कम हो रहा है। रेडी, चलो नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर नेगेटिव फील्ड के लिए, ठीक है, नेगेटिव फील्ड के लिए, तो ऑब्वियसली इसकी फील्ड लाइंस क्या आएंगी भाई, यस, अंदर की ओर आएंगी ना, इस तरह से। रेडी, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, डिस्टेंस के साथ आप लोग बता रहे हो कि फील्ड में थोड़ा डिक्रीमेंट आएगा। ओके, ये तो बात हुई प्लस और माइनस की। अगर इन दोनों को साथ में रखा जाए तो क्या होगा बताइए। तो जो हमने अभी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात की, वो कि यहाँ पे फील्ड लाइंस पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव के अंदर एंटर होंगी, ठीक है। चलिए इस तरह से, ओके। यहाँ पे क्या होगा भाई, एरो बताइए, अंदर क्यों रहेगा ना। तो ध्यान रखना भाई,
इस फिगर वाले एमसीक्यू भी नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सी फिगर सही है, कौन सी फिगर गलत है, तो वो ध्यान रखना, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके चलो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो उसकी डायरेक्शन। तो चलो सेकंड हमको क्या फायदा हो सकता है, जो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एज्यूम करें, उसको गेस करें, ठीक है, उसकी डायरेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पता चल जाएगी कहाँ पे होगी भाई, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट will be in the direction of tangent, will be in the direction of tangent drawn to that point, ठीक है। कि अगर आपको पूछा जाए भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो जिस पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे आप लोगों को क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यू कैन सी। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को उसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे आप लोग, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। सेम यहाँ पे अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। रेडी, तो ये क्या बताएगा भाई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके चलिए, हो गया इसका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। रेडी, कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे भाई, दैट मीन्स दे विल बी पैरेलल, वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है भाई कि दो अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो वहां पे क्या है भाई, एक पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो कि आपको दो टेंजेंट मिलेंगे, एक ही किसी पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे, और दो टेंजेंट मतलब क्या हुआ, दो डायरेक्शन, ऊपर लिखा हुआ है देखो, दो टेंजेंट का मिलना मतलब वहां पे दो डायरेक्शन का होना। और मेरे भाई एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल होंगी, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि भाई दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई इसका थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, चलो ये पॉइंट खास आईएमपी रहेगा, they will not form closed loop, ठीक है। ये कभी भी याद रखना भाई, ये कभी भी क्लोज्ड लूप कंप्लीट नहीं करेंगी, खास ध्यान रखना, they will never create closed loop। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, ध्यान रखना कि यही चीज़ आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं भाई, क्लोज लूप कवर करती हैं। तो क्लोज लूप सही में किसे बोला जाता है, खास ध्यान रखना, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन आज निकल जाएगा कि क्लोज लूप किसे बोला जाता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव में से निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी, वहाँ पे एंड होंगी, तो वो फिर से आप लोग देख सकते हो कि नेगेटिव में से फिर से पॉजिटिव में नहीं आ रही। स्टूडेंट क्या समझते हैं पता है कि क्लोज लूप का मतलब क्या होना, ये गोल गोल होना, देखो ये राउंड होना। अरे मेरे भाई ये राउंड दिख रहा है, उसे क्लोज लूप नहीं बोला जाता। क्लोज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था, जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे वापस पहुँचना, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज लूप इन द फिजिक्स और इन योर चैप्टर। ओके, जबकि याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो रहा था भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकल के साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ में से फिर से नॉर्थ में वो एंड हो रही थी, ठीक है, इसलिए उसे क्लोज लूप बोला जाता है, बिकॉज नॉर्थ में से निकल के वो फिर से नॉर्थ में आ रही है। यहाँ पे मेरे भाई वो प्लस में से निकल के माइनस में जा रही हैं और फिर से प्लस में नहीं आ रही हैं, इसलिए उसे क्लोज लूप नहीं बोला जाता। तो ये क्या हो गया भाई, उन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ओके चलो, और नेक्स्ट हम लोग बात करें, रेडी, नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो खास ध्यान रखना। चलो इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए।
ओके चलिए भाई, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, ठीक है। यस, पॉइंट नंबर 5 क्या हुआ देखिए, where the field lines are close to each other, where field lines are close to each other at their electric field will be स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहां पे फील्ड लाइंस एकदम एक दूसरों की क्लोज होंगी भाई, ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड जहां पे where there will be far from each other, where they will be far from each other at their, क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां पे, एकदम वीक होगा, एट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीक। रेडी है भाई? तो ये क्या एक ज़्यादा कंसेप्ट है जो फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग बता रहे हैं भाई। जहाँ पे मैं फील्ड लाइन ज़्यादा ड्रॉ करूँ भाई, एकदम नज़दीक ड्रॉ करूँ, उसका मीनिंग क्या होगा कि वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे फील्ड लाइंस एकदम एक दूसरों से मैं अगर दूर ड्रॉ करूँ, फार ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम वीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग या तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक टाइप की क्या है भाई, एक हमने सुविधा बनाई हुई है जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो चलिए भाई इसका ड्राइंग करें तो सिंपल सी बात है कि ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरों के साथ सेम डिस्टेंस में और एक दूसरों के साथ पैरेलल में। उसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि अगर मैं यहाँ पे एक्स पॉइंट की बात करूँ या तो यहाँ पे वाई पॉइंट की बात करूँ, तो ऑब्वियसली दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी, उसका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, जिसे बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और ऑब्वियसली इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो आप लोग ही गैस कीजिए। चलो यहाँ पे अगर हम लोग एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया गैस कर लें, तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो दो फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास हो रही है। दैट मीन्स कि एक्स के पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ऑब्वियसली वाई पॉइंट के पास से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब इसी कंसेप्ट के अंदर और भी क्या पूछा जा सकता है, सोचिए कि आपको बोला जाए भाई कि इसके अंदर कोई एक चार्ज रखा है, तो उस चार्ज पे कितना रिपल्सन लगेगा, कितना अट्रैक्शन लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, वो चार्ज कौन सी ओर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो इतने सारे कंसेप्ट थियोरेटिकली पूछे जा सकते हैं दोनों फिगर के अंदर, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और दो एकदम नई कैरेक्टरिस्टिक की जो आपको एग्जाम में काम आएंगी और आईएमपी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ओके सी, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6। field lines will be always perpendicular. Field lines will be always perpendicular to the conducting surface. कि भाई फील्ड लाइंस ऑलवेज ध्यान रखना सरफेस को परपेंडिकुलर ही होंगी, ठीक है। वो क्यों होंगी उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा अभी 2 मिनट में। पहले हम लोग 7th कैरेक्टरिस्टिक लिख लें, बिकॉज ये दोनों मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाने वाला हूँ कि उसका रीजन क्यों है भाई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी इस एग्जांपल के रिलेटेड होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नेवर एग्जिस्ट। याद रखना भाई, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की स्पेशली बात हो रही है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट, कभी भी नहीं टिक सकता। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इनसाइड क्या होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, चलो दोनों का रीजन आपको एक साथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए, ये हमारी कोई एक बॉडी है, ठीक है, जब इसे आप लोग कुछ भी ना करो तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा भाई, ऑब्वियसली ये चार्जलेस होगा ना, मतलब ये न्यूट्रल होगा। याद कीजिए, इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की था ना कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब आप लोग सपोज इसे चार्जिंग कर रहे हो और इससे आप लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, तो थोड़ा सोचिए भाई, पॉजिटिव चार्जेस आप लोग इसे सपोज 100 पॉजिटिव चार्जेस के साथ इसे चार्ज कर रहे हो, इसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो थोड़ा दिमाग चलिए भाई, 100 पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आएंगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ठीक है, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वो सभी एक दूसरों से रिपेल होके दूर की ओर जाएंगे। हर एक को क्या लगेगा भाई, धक्का लगेगा। और ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे भाई, जितना हो सके उतना एक दूसरों से दूर जाके सरफेस की ओर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो उसके इनसाइड में आप लोग देख सकते हो कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। और दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हो, सोचिए थोड़ा कि अगर मैं इस चार्ज में से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, सेम इस चार्ज में से भी मैं चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, तो क्या होगा, आमने सामने हर एक चार्ज इसके अंदर एक दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। ये भी दूसरा लॉजिक आप लोग सोच सकते हो। जबकि बाहर की ओर आप लोग देख सकते हो कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरों के साथ नलीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी लॉजिक आप लोग सोच सकते हो। और तीसरा लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा लॉजिक भी ध्यान रखना कि अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से स्लांट है, ठीक है, स्लांट है, चलिए सरफेस के साथ क्या है भाई, किसी एंगल पे स्लांट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका आपको दो कंपोनेंट मिलेगा। सरफेस के साथ सपोज ये स्लांट में है तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा। ऑब्वियसली ये क्या होगा बताइए, ई कॉस थीटा होगा और ये ई साइन थीटा होगा। चलो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्यों होगा। अब थोड़ा दिमाग चलाइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉस कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन होगा तो क्या होगा बताइए, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लीनियर फोर्स लगेगा, और लीनियर फोर्स लगेगा मेरे भाई तो ये चार्ज मूवमेंट करेगा। अब थोड़ा याद कीजिए, मैंने हर एक चीज़ को क्लैरिफाई किया था जॉब का मैं आपको लास्ट लेक्चर में कि भाई चार्जेस आर स्टेबल है, चार्जेस यहाँ पे वन टाइप ऑफ एटम है भाई, और ये कंडक्टर है, ये सॉलिड है, इसके अंदर एटम या तो आयंस मतलब क्या होता है भाई, एटम ही होता है ना एक जात का, सिर्फ उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मेरे भाई। तो ये थोड़ी ना इसके अंदर मूवमेंट करेगा, ये तो सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है ना, ये वाइब्रेशन कर सकता है, ये मूवमेंट थोड़ी ना करेगा। तो उसका मतलब कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल में होगा भाई वो तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो बाकी बचा कौन भाई, आप लोग देख सकते हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका मतलब कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, सरफेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, तो चलो भाई इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसके एक्सिस पे, उसके इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, इसके एमसीक्यूज आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।